हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये टाइम हो चुका है पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करने का। 10 ईयर्स के PYQ को हम लोगों ने टारगेट किया है। जो आज पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जा करके सारी जो PYQs हैं वो आप देख सकते हैं, टॉपिक वाइज सब आपको उसमें मिलेगा। हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडाइवल कंप्लीट हो चुका है और अब हम मॉडर्न की तरफ हैं, तो मॉडर्न की क्लासेस लगातार चल रही हैं और मॉडर्न में भी हम राष्ट्रीय आंदोलन वाले टॉपिक में आ गए। तो ये ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट वाइज है और सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज है और ईयर जो है पिछले 10 साल के, यानी पिछले 10 साल में इन टॉपिक्स या सब्जेक्ट से पूछे गए जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसे पढ़िएगा, समझिएगा और अपने ऑप्शंस जो हैं वो जरूर यहाँ पर लिखिएगा। ABCD करके 4 ऑप्शंस आपको जो दिए जाएंगे। एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, सही हो गलत हो ये बात की बात है। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा और इस लेक्चर की PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो इस लेक्चर की चलिए करते हैं शुरुआत, जिसमें आप आज राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भाग 2 आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस पर एक पार्ट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कराया है, लास्ट वाला। तो आज दूसरा हिस्सा है, कुछ और क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय आंदोलन से आएगा। तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं अक्रॉस 10 ईयर्स, तो आप इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले P2I का जो फाउंडेशन बैच है इसका ध्यान रखिए, ये इसमें लास्ट डेट जो है वो 15 नवंबर है। बहुत ही शानदार बैच, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार जुड़ रहे हैं। 2026 कई सारे स्टूडेंट का टारगेट है, तो वो मिस नहीं करना चाहते और शायद इसी वजह से इस बैच में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इनरोल किया है और इसकी वजह से हमें जल्दी ही इसके एडमिशन जो है वो क्लोज करने पड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जिस दिन इसका एडमिशन क्लोज हो रहा है उसी दिन तक आपके पास में ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल का ऑफर भी है, तो आप चाहें तो इसका कम से कम प्राइजेस में लाभ उठा सकते हैं। तुरंत नीचे जो है लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और उसमें बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप। बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अवेलेबल ऑफर्स की बारी आएगी, उसी में आपको विरद लाइव कोड टाइप कर देना है। तो ये मेरा कोड है विरद लाइव, आप इसे टाइप करके बेझिझक बेधड़क आप इसमें एनरोल कर लीजिए। अगर आप बुक्स परचेज करना चाहते हैं, देखिए इस बैच में बुक आपको मिलेंगी, तो इसके लिए अलग से बुक मत परचेज कीजिएगा। इसमें अगर किसी को अलग से केवल बुक ही परचेज करनी है, अगर उसने कोर्स नहीं लिया है, केवल बुक चाहिए उन्हें, तो भी आप बुक वाले सेक्शन में जाकर के, बुक वाले ऑप्शन में जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं विरद लाइव कोड के साथ, और ये भी 15 तारीख तक मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये है पहला क्वेश्चन, जल्दी से इसको पढ़िए और अपने करेक्ट आंसर को बताने का प्रयास करना शुरू कर दीजिए फटाफट। तो देखते हैं सबसे पहला आंसर जो है वो किसका आता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप यहां पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है उसको पढ़िए। कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ आपका आंदोलन और एक संगठन की बात हो रही है और एक तरफ जो है वो नेता यानी कि नेतृत्वकर्ता जो है उनकी बात हो रही है। अब लास्ट में पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा युग्म या कौन से युग्म सही है या है। इसका मतलब आंदोलन से संबंधित नेता सही मैच होने चाहिए। अगर सही मैच है तो जितने सही मैच हैं उस हिसाब से आपको आंसर यहां पर देना है। अब देखिए पहला लिखा है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, क्या ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया? अखिल भारतीय किसान सभा, क्या ये स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया? आत्मसम्मान आंदोलन, क्या ये EV रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया? अब एक चीज, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मैं आपको बता दूं, रिमाइंड करा दूं सभी स्टूडेंट्स को जो खास तौर से नए हैं, ये वाला जो टॉपिक है अखिल भारतीय किसान सभा, ये टॉपिक अभी आज मैंने 7 बजे, आज शाम को 7 बजे, आप ये 8 बजे लेक्चर दे रहे हैं, इसी से 1 घंटे पहले एक सेशन हुआ था, आप तुरंत जाकर के वीडियो वाले सेक्शन में देख सकते हैं, जिसमें मैंने जो है बिपिन चंद्रा की किताब में पढ़ाया हुआ है। बिपिन चंद्रा की जो किताब है उसको मैं कवर कर रहा हूं। इसमें इसी किसान सभा आंदोलन का सेकंड टॉपिक, मतलब फर्स्ट और सेकंड, तो कल भी मैंने लिया था सेशन, आज भी लिया है सेशन। तो अगर इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो इसकी डिटेल आपको यहां से मिल जाएगी। तो मैं आपको रिफर करना चाहूंगा कि आप इस सेशन को भी जाकर के जरूर देखिएगा।
ठीक है, चलिए बाकी अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की बात करते हैं। तो आप लोगों ने हरिजन सेवक संघ का नाम सुना है आप में से किसी ने? हरिजन सेवक संघ का, हरिजन सेवक संघ, क्या ये जो संस्था है इसका नाम आपने सुना है? सर्वेंट ऑफ हरिजन सोसाइटी। इसकी स्थापना गांधी जी ने करी थी 1932 में, जब पूना समझौता हो गया था उसके बाद। ठीक है, इसकी स्थापना गांधी जी ने करी थी और इसी के बारे में यहां पे कहा जा रहा है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। इसी को हम लोग अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के तौर पर भी जानते हैं, पूना समझौते के बाद। इसकी जो अगर हम देखें तो मेन जो इसका ऑफिस था वो आपका, मतलब इसका जो सेंटर है वो आपका बंबई में था। कहां पे था? बंबई में। और इसकी कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग ब्रांचेस भी ओपन की गई थी। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसमें एक बहुत ही फेमस उद्योगपति हुआ करते थे, घनश्याम दास बिरला, वो अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, घनश्याम दास बिरला और अमृतलाल टक्कर या ठक्कर, ठीक है, अमृतलाल ठक्कर, ये जो हैं सचिव हुआ करते थे इसके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो करेक्टली मैच्ड हो गया। फिर कह रहे हैं अखिल भारतीय किसान सभा, और उनके सामने नाम लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिल्कुल सही बात है, स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के सभापति या अध्यक्ष जो थे। वो पहली जो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। क्यों हुआ, उसके क्या परिणाम हुए, और उसमें कौन कौन से क्षेत्रीय किसान सभाएं शामिल हुई थी, कौन कौन प्रमुख नेता हैं, 2-3 नेताओं के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे एनजी रंगा वगैरह का नाम आप जरूर याद रखें। तो ये सब लोग थे। और इसके बारे में डिटेल आपको, जो वीडियो मैंने आपको बताया विपिन चंद्रा वाली, आज का जो सेशन हुआ है 7 बजे और जो कल जो हो चुका है सेशन 7 बजे, दोनों को देख लेंगे, दोनों का कंप्लीटली आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत में जो किसान हैं उनके लिए एक उनके द्वारा नेतृत्व किया गया आंदोलन है, जो आगे चल करके पहले तो असहयोग आंदोलन में भी जुड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी जुड़ा। फिर उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार 1937 से 1939 तक कुछ प्रांतों में रही, तो वहां पर उनको महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या योगदान था, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव था, ये सारी चीजें आपको वहां पढ़ने को मिलेंगी। तो ये करेक्टली मैच्ड है। आत्मसम्मान आंदोलन की बात करें, देखिए इसमें एनजी रंगा का अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो चाहें तो लिख लें। एनजी रंगा जो है इसके सचिव हुआ करते थे, महासचिव एनजी रंगा, और अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 बनाए गए थे। आत्मसम्मान आंदोलन ईवाई रामास्वामी नायकर या ईवी रामास्वामी नायकर, या इनको नाम के आगे पेरियार भी लिखा जाता है। तो जो पेरियार के द्वारा जो आप देखेंगे दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था 23, 24 और 25 तक जो चला, उसी दौरान 1925 में एक आंदोलन उन्होंने चलाया था आत्मसम्मान आंदोलन। तो जो हाशिए पर जो लोग जीवन बिताते थे, या फिर हम जिनको कह सकते हैं, ये वास्तविक रूप में देखा जाए तो एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन है। तो उस समय जो पुरोहितवाद है, ब्राह्मणवाद है, और जो अन्य पीड़ित वर्ग है, जाति के द्वारा जिनको उत्पीड़न किया जा रहा है, जाति के आधार पर जिनको उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको उनका आत्मसम्मान वापस मिल सके, इस तर्ज पर यह आंदोलन 1925 में चलाया गया था। तो तीनों करेक्टली मैच्ड हैं, तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज 1, 2 एंड 3। तो जितने लोगों का ऑप्शन डी है, बहुत अच्छी बात है, शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। कह रहे महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, यह पहला स्टेटमेंट है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव पर समर्थन नहीं किया। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। 3 स्टेटमेंट्स हैं, इन तीनों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है। देखिए गिरमिटिया किसान की अगर हम बात करें, गिरमिटिया मजदूर की बात करें, गिरमिटिया मजदूर लिखा ही है यहाँ पे। तो गिरमिटिया मजदूर का मतलब हो गया जो ऐसे लोग हैं जो उत्प्रवास जिनका हुआ है। उत्प्रवास का मतलब जो यहां से किसी कारण से दूसरे देश में जो गए हैं, यहां से प्रवास किए हैं,
जो एक देश से दूसरे देश में प्रवास करते हैं, तो जिस देश से प्रवास करते हैं वहां, तो ये उत्प्रवासित मजदूर हैं जिनको एक अनुबंध के तहत पहले अफ्रीका और अन्य औपनिवेशिक जो कंट्रीज हुआ करती थी इन ब्रिटिश उपनिवेशों की, वो इनको ले जाया करते थे। तो 2 से 3 साल का उनको अनुबंध रहता था, वो जाएंगे वहां पर नौकरी कर सकते हैं, जो भी उनके वेजेस होंगे, सैलरीज होंगी वो तय रहेंगी, लेकिन इसके बदले जो है उन्हें कुछ कर देना पड़ता था। तो 3 पौंड कर उस समय रहता था। जैसे अफ्रीका की बात करें तो इसी चीज को लेकर के 1914 में गांधी जी ने अफ्रीका में नटाल में एक आंदोलन भी चलाया था, जो सफल रहा था बाद में, जिसको रिमूव करने की बात करी गई थी। लेकिन हुआ क्या कि वहां से जब ये 3 पौंड कर जब हटाया गया, उसके बावजूद भी जब यहां से कोई जाता था तब भी जो है उसको वो कर देने पड़ते थे, तो वो लुके छुपे वो कंटिन्यूअसली चलता ही था। सो बेसिकली यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे या नहीं थे। डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांधी जी जो हैं वो इसके कह सकते हैं कि इसके उन्मूलन के लिए बहुत ही इनका नाम आता है। देखिए ये जो प्रणाली है, इसके लिए वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारत में उस समय लाला लाजपत राय, माफ कीजिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय जो है 1916 में उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। वो प्रस्ताव रखा था वहां पर, जिसको लॉर्ड हर्डिंग ने स्वीकार कर लिया था और कहा था कि हम ये प्रणाली समाप्त कर देंगे, लेकिन वो फिर अपने वादे से मुकर गए। उसके बाद 1916 में फिर से उन्होंने रखा, 1917 में, फरवरी 1917 में मदन मोहन मालवीय जी ने फिर से प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखा। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है आ चुके थे और उसने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो इस तरीके की जो चीज है, जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत से सामान्य प्रवास की जो के ऊपर जो टैक्सेस लगाना है या फिर गिरमिटिया मजदूरी जिन लोगों से करवानी है, इसके खिलाफ जब आवाज उठाई जा रही है तो उसका कानून पास नहीं कर रहे हैं लोग। तो गांधी जी ने कहा कि इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, तो गांधी जी ने आंदोलन किया। ठीक है, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गांधी जी भी जो है अखिल भारतीय जो है आंदोलन इसके लिए शुरू करना चाहते हैं कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इसके लिए कानून बने। तो ये चीज है। फिर कह रहे हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। ये बात हो रही। अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड की जब हम बात कर रहे हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का योगदान आपने यहां पर भी देखा, यहां पर भी नाम आ रहा है चेम्सफोर्ड का। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ये उस समय आप देख सकते हैं कि ये तो भाई प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात हो गई ना, ये प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है कि जब यहां पर टाइम नहीं लिखा है कि विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा विश्व युद्ध है, फर्स्ट विश्व युद्ध है। फर्स्ट विश्व युद्ध में उन्होंने समर्थन किया था। हालांकि बाद में पत्र लिखा था चेम्सफोर्ड को, वायसराय को पत्र लिखा था कि इसमें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए, बट इन्होंने समर्थन किया था। समर्थन के उद्देश्य यही थे कि हम सरकार का सहयोग लेकर के भारत की स्वतंत्रता की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं और शायद हृदय परिवर्तन जो है वो किया जा सके। तो पहला प्रयास जो है वो बहुत ज्यादा विफल रहा था गांधी जी का। आपको मालूम है कि उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये ब्रिटिशर्स जीत गए तो उसके बाद उन्होंने किस तरीके के अत्याचार किए। तो ये प्रस्ताव, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो क्या ऐसा हुआ था? यस, डेफिनेटली ऐसा हुआ था। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, कांग्रेस को क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, और मोर देन 90,000 जो सत्याग्रही थे उनको जेल में ठूंस दिया गया, भर दिया गया। तो ये सारी चीजें करी गई थी। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो सही स्टेटमेंट है पहला और तीसरा, और पहला और तीसरा ऑप्शन है आपका बी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके जरा बताइए, जल्दी से ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके बताइए कि करेक्ट आंसर इसमें क्या हो सकता है। एक तरफ व्यक्ति लिखे हैं तेज बहादुर सप्रू, नाम लिखा है केसी न्योगी जी का और पीसी जोशी जी का। फिर इधर लिखा है कि उनके द्वारा धारित पद कौन से थे, अध्यक्ष का पद, सदस्य का पद अखिल भारतीय उदार संघ में, संविधान सभा में, और महासचिव का पद भारतीय साम्यवादी दल में। कौन सा या कौन से युग्म सही है या है, इनमें से कौन सा या कौन से युग्म सही है या है? 1, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। कौन सा इनमें में से सही है, जल्दी से बताइए, फटाफट से आप लोग विचार कीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए कि क्या जो है प्रश्न है। तेज बहादुर सप्रू अखिल भारतीय उदार संघ की बात करी जा रही है।
ठीक है, अखिल भारतीय उदार संघ। अखिल भारतीय उदार संघ का मतलब हो गया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, एक बनाया गया था 1919 में। इंडियन नेशनल लिबरेशन फंड फेडरेशन, ये बनाया गया था 1919 में। इसी के अध्यक्ष जो हैं, अगर देखा जाए INLF जो है, इसके अध्यक्ष के तौर पर तेज बहादुर सप्रू जी को स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इसका एस्टैब्लिशमेंट तेज बहादुर सप्रू जी ने नहीं किया है। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है, इसका एस्टैब्लिशमेंट तेज बहादुर सप्रू जी ने नहीं किया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं, उन्होंने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया है, तो यह करेक्टली मैच्ड है। केसी नियोगी जी की बात करें तो ये संविधान सभा के सदस्य थे, बिल्कुल सही बात है। वित्त का जो विभाग है वो इनको दिया गया था केसी नियोगी जी को संविधान सभा में। तो वित्त आयोग, सॉरी माफ कीजिएगा, वित्त विभाग कह रहा हूं, वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको यहां पर स्टैब्लिश किया गया था, वित्त आयोग, वित्त आयोग। उसके बाद पूरनचंद जोशी जी की बात की जाए, PC जोशी जी की बात की जाए, तो ये महासचिव भारतीय साम्यवादी दल के थे, बिल्कुल थे, और बहुत लंबे समय तक थे, 1935 से लेकर के 1947 तक, 1935 से लेकर के 1947 तक, 1947 तक आपको भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव के तौर पर पूरनचंद जोशी दिखाई देंगे। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जो मैं आप लोगों को विपिन चंद्रा वाली जो बुक पढ़ा रहा हूं, उस विपिन चंद्रा वाली बुक में किसान आंदोलन चल रहा है अभी, किसान आंदोलन, और वो किसान आंदोलन जो 1930 से 1940 के बीच में चला, इस दशक में जो चलने वाला आंदोलन है, इसके आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात आती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में भारतीय साम्यवादी दल का क्या रुख था इस किसान आंदोलन के प्रति, उसके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। उन्होंने साथ दिया था या नहीं दिया था, युद्ध का साथ दिया था या नहीं दिया था, इन सब चीजों के बारे में पढ़ रही है। आज के जो 7 बजे वाला सेशन हो चुका है, उसमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, इस पर्टिकुलर इनका योगदान किसान आंदोलन में, तो उसको मिस मत कीजिएगा, देखिएगा जाके। तो आप देखिए 3 के तीनों करेक्टली मैच है, 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। पहला, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। ये सारी चीजें जो हैं आपको यहां पर देखनी है, बतानी है इसके बारे में। इन तीनों चीजों के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सा नहीं। कौन सा चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू, जल्दी से बताइए। चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया क्षेत्रीय स्तर पर पहला आंदोलन है, जो कि किसान आंदोलन के तौर पर जाना जाएगा। और ये कब चलाया गया? ये 1917 में चलाया गया, 1917 में, है ना? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते रहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को बुलाया किसने था? गांधी जी को चंपारण में किसानों की जो दुर्दशा है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आके किसने दी थी, और किसने बुलाया था कि आप आइए और एक बार जल्दी से बताइए इसके बारे में, जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारिता। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन, एक तो राष्ट्रीय आंदोलन, ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, लेकिन इससे आगे राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता खुला, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिल भारतीय स्तर पर भी लिखा हुआ है, तो ये अखिल भारतीय स्तर पर भी नहीं था, ये चंपारण का था। अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारिता, सक्रिय भागीदारिता जरूर रही, ये एक अलग अलग बात है। इसमें कई सारे लोगों ने, जैसे अधिवक्ता के तौर पर भागीदारी आप देखेंगे, वहां के क्षेत्रीय कुछ लोग थे जो आकर के सहयोग करते हैं, वो भी एक आपको एक्टिव भागीदार पार्टिसिपेंट के तौर पर देखने को मिलेंगे। तो ये तो एक बात है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट में शुरुआती जो चीज लिखी है तो इसको गलत साबित करती है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन, फिर वहीं पे बात आ गई कि राष्ट्रीय आंदोलन में भारत में दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारिता,
तो इसमें दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारता वाला यह आंदोलन नहीं था। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, बिल्कुल सही बात है। उस समय ऐसा नहीं कि गांधी जी के आने पर ही राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। देखिए उससे पहले तो आपको मालूम है 1916 में तिलक, एनी बेसेंट, इन सब लोगों ने भी तो आंदोलन चलाए थे, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चला रहे थे। तिलक, एनी बेसेंट का आंदोलन तो राष्ट्रीय स्तर पर था। कौन से आंदोलन की बात कर रहा हूं जरा बताइए कमेंट सेक्शन में। तिलक और एनी बेसेंट जी के किस आंदोलन की मैं बात कर रहा हूं? थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा। तो अब उसमें किसान आंदोलन भी आप देख रहे हैं जुड़ रहा है, गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। काश्तकारों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहां पर तिनकटिया प्रणाली को जो है, तिनकटिया का मतलब होता है कि खेत के 20वें हिस्से में से 3 हिस्सा जो है, 3 हिस्सा जो है, इस 3 हिस्से पर इनको नील की खेती करनी पड़ती थी, नील की खेती करनी पड़ती थी। तो इसका विरोध करना था और अन्य चीजें भी थी इसमें। अनुबंध वगैरह भी ठीक तरीके से नहीं होते थे, किसानों से के ऊपर बड़ा अत्याचार रहता था, उनके ऊपर ब्याज की दरें बहुत लंबी लंबी लगाई गई थी, तमाम सारी चीजें। तो आप देखेंगे कि इसमें ब्रजकिशोर जी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, मजहरुल हक हैं, ऐसे तमाम सारे लोग हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ये जो है गांधी जी को मनाने के लिए लखनऊ जाते हैं और मना करके लाते हैं। वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट, इसका भी कोई संबंध नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उन्होंने मैजनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी तथा कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। 2018 का यह प्रश्न है। कौन है वो व्यक्ति, उनका नाम आपको बताना है। हिंट दे देता हूं मैं कुछ आपको। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने द आर्य समाज नामक पुस्तक लिखी। जल्दी से बताइए अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इन चारों में से नाम बताइए। द आर्य समाज इनकी प्रसिद्ध किताब है, जल्दी से बताइए। एक और क्लू देते हैं। मैसेज ऑफ द भगवत गीता, भगवत गीता ये भी आप ही की रचना है। जिन्होंने ये इनकी जो है जीवनी लिखी, उन्होंने ये किताब भी लिखी। अब बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या नाम हो सकता है कमेंट सेक्शन में फटाफट। इंडियाज विल टू फ्रीडम, इंडियाज विल टू फ्रीडम ये भी आप ही की रचना है। और ये कोई और व्यक्ति नहीं है बल्कि कौन है? ये हैं लाला लाजपत राय। ये आपकी रचना है, लाला लाजपत राय। और अगर इस प्रश्न को बना रहा होता ना, तो एक ऑप्शन तिलक जी का जरूर रखता, तो आपके अंदर प्रश्न को गलत करने की संभावना बढ़ जाती। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। मैजनी और गैरीबॉल्डी का बात करें तो ये इटली के उद्धारक माने जाते हैं। इटली के बहुत ही प्रसिद्ध नेता हैं। इटली के एकीकरण के लिए बहुत ही इन्होंने योगदान दिया है। और बाकी दोनों लोगों से तो आप परिचित ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न 2018 का है। कह रहे हैं 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? किसने का मतलब किस संस्था ने? 4 संस्था यहां दी है। ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा गया, या हिंदू महासभा को स्वराज सभा कहा गया, या साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, अभी ये तो साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की बात है, ऑल इंडियन की अलग बात है, तो खैर इसका नाम, या फिर द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है, जल्दी से। चलिए इसके बारे में मैं कुछ आपको क्लू दे देता हूं, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ क्लू दे देता हूं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने होम रूल लीग की बात करी थी। होम रूल लीग, शायद आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया भी था। होम रूल लीग में 2 तरीके से आप होम रूल लीग देखते हैं। एक है भारतीय होम रूल लीग, एक है भारतीय होम रूल लीग, जो तिलक जी के नेतृत्व में चली।
और एक है अखिल भारतीय होम रूल लीग, जो कि एनी बेसेंट जी के नेतृत्व में चली। एनी बेसेंट इनके नेतृत्व में चली। 1916 दोनों के लिए आप समय नोट कर सकते हैं। ये कुछ ही जगहों पर थी, 5-6 जगहों पर थी। इसका जो एरिया था वो अखिल भारतीय एरिया था। दोनों लोगों ने इसके लिए कुछ प्रकाशन भी किए और जबरदस्त तरीके का काम किया। ये गांधी जी के आने से पहले एक कहानी है। यही अखिल भारतीय होम रूल लीग 1919 में जो है वो लगभग दोनों ही अखिल भारतीय जो ये होम रूल लीग है, दोनों ही धीरे धीरे करके इनका प्रभाव कम होता चला गया। फिर इसी अखिल भारतीय होम रूल लीग को 1920 में 1920 में गांधी जी ने, किन्होंने? गांधी जी जो है 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता को स्वीकार करते हैं और उस समय वो इसका पुनर्नामकरण करते हैं, नाम बदल देते हैं और नाम बदल करके इसका नाम रखते हैं स्वराज सभा। तो अब आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ गया है, ये है ऑल इंडिया होम रूल लीग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बाद में यही स्वराज सभा आगे चल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो जाती है। इसके लोग जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो जाते हैं। तो ये थे कुछ आज के प्रश्न। आई होप कि आपको सारी व्याख्याएं उचित समझ में आई होंगी। जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल्स 15 नवंबर तक के लिए वैलिड हैं, शुरू हो चुके हैं आज से। 15 नवंबर तक P2I का जो फाउंडेशन बैच है उसमें भी एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। जल्दी ही इसमें लास्ट डेट इसलिए रखी गई है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं। 2026 के लिए लिटरली देखा जाए तो ये सबसे परफेक्ट टाइम है। 2 महीने भी अगर आप बाद में एडमिशन लोगे, आप सोचो कि नए साल में ले लेंगे, एक तो प्राइस बढ़ जाएगा, दूसरी बात 2 महीने भी आपके लिए नुकसानदायी हो सकते हैं। अगर आप ठीक ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतर, जो लोग समझते हैं शायद उन लोगों ने जल्दी जल्दी एडमिशन यहाँ पे लिया है, इसी वजह से इसकी क्लोजिंग डेट हमें जल्दी ही रखनी पड़ रही है। जल्दी ही अगला बैच हो सकता है इसका भी लॉन्च हो, लेकिन फिलहाल उसमें ये तो ऑफर नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए आप नवंबर के इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, अभी 11 तारीख से ही शुरू हुआ है, 15 तारीख इसकी अंतिम तिथि है। लिंक नीचे दिया हुआ है, बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाना है, क्लिक करना है और अवेलेबल ऑफर जो हैं उसमें जाकर के एक बॉक्स बन करके आएगा, उसमें विरद लाइव टाइप कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं से कोई सहायता भी की जा रही है और या फिर अगर आपको किसी प्रकार से कोई दूसरा भी कोड मिल रहा है तो मैं आपको बता दूं, विरद लाइव कोड से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, किसी भी अन्य कोड से नहीं। भले ही आपको कोई कोड मिल जाए तब भी आप बोल दीजिएगा विरद सर ने भेजा है, मुझे उनका ही कोड चाहिए। और इस तरीके से मेरा कोड लगाने से एक और भी फायदा ये होगा कि आप जाने जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है, ठीक है, तो फर्दर असिस्टेंस आपको मिलती रहेगी। अगर आप पुस्तकें खरीदना चाहते हैं तो भी आप मेरे इस कोड का प्रयोग करके, विरद लाइव कोड का प्रयोग करके आप खरीद सकते हैं। सिलेक्शन बॉक्स, एनसीईआरटी की बुक्स, कुछ भी। इस लेक्चर का पीडीएफ पाना है तो अभी के अभी तुरंत जो है हमारे टेलीग्राम पे जाइए। विरद लाइव हो गया है अब मेरे टेलीग्राम का नाम, जो पहले विरद.दुबे था वही टेलीग्राम का नाम अब विरद लाइव हो गया है, जो कि मेरा कोड भी है। तो आपको आसानी रहेगी खोजने में, कोड भी याद रखने में। तो विरद लाइव कोड भी है और विरद लाइव टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब हमारा विरद लाइव से ही हो गया। आप आराम से खोजें, मैं आपको मिल जाऊंगा यहीं पर, उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर से। आज मंगलवार है, बृहस्पतिवार को फिर इसका अगला सेशन लेकर के आएंगे। शनिवार बीच में जो बुधवार का समय आ रहा है उसमें पॉलिटी का सेशन आपको मिलेगा। बने रहिएगा, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।